RKEDU app. Now, since we have studied what is macroeconomics, let us learn some basic concepts of macroeconomics. The first concept is national income. Now, what is national income? It is the total income of a country. जैसे हम कहते हैं ना एक कंट्री की इनकम, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो. It is a total income that is earned in a country from any source, whether it be production, business, trade, services, etc. In economic sense, it is the aggregate monetary value of all the final goods and services that is produced in a country in a year. Now, when I talk about aggregate monetary value, obviously every good or service has some or the other monetary value, राइट. जैसे एक शर्ट का प्राइस होता है, शूज़ के प्राइजेस होते हैं, टीचर्स की एक फीस होती है. सो एवरी गुड और सर्विस हैज सम और द अदर मॉनेटरी वैल्यू. सो इन अ ईयर in India, if we take the total of all the goods and services and we calculate the total monetary value, it is known as national income. बट याद रखना सिर्फ फाइनल गुड्स को लोगे, इंटरमीडिएट गुड्स को आप नहीं लोगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शर्ट बना रहे हो तो आप उसमें क्लॉथ नहीं लोगे. फाइनल प्रोडक्ट आपका शर्ट है ना, तो आप डायरेक्टली शर्ट का प्राइस लोगे. ठीक है. फाइनल गुड्स जितने भी प्रोड्यूस होते हैं एक कंट्री में एक ईयर में, उसकी मॉनेटरी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो वो बन जाती है हमारी नेशनल इनकम. अब ईयर की बात करें तो दो टाइप के ईयर्स फॉलो होते हैं. एक को हम कहते हैं कैलेंडर ईयर, मतलब जनवरी टू दिसंबर, और दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर, दैट इज अप्रैल टू मार्च. जनरली इंडिया में जो भी इकोनॉमिक कंसेप्ट्स कैलकुलेट होते हैं, जैसे नेशनल इनकम है, जीडीपी है, सारे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं. ठीक है. तो ये जो हमने पढ़ा वो डेफिनेशन के तौर पे आप इसको लर्न कर सकते हो. The second macroeconomic concept is savings. Now, what is savings? A part of income that we do not use and keep it aside. अब जाहिर सी बात है, आप जो भी अर्न करो, हाँ आप तो स्टूडेंट हो, आप अर्न नहीं करते, बट हमारे मम्मी पापा को जब हम देखते हैं, उनकी जो भी इनकम होती है, थोड़ी ना वो सारी इनकम खर्च कर देते हैं. कुछ चीज़ें हमें खरीदनी होती है, जैसे खाना पीना, कपड़े, स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस और ट्यूशन फ़ीस. कुछ हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं. ऑब्वियसली ये खर्चे तो आपको करने ही हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो भी इनकम हो हम पूरा खर्च ना कर दें. थोड़ी सी हम उसमें से बचत करते हैं, पैसे साइड में रखते हैं, चाहे आप घर पे रखो या बैंक अकाउंट में रखो. इसको कहा जाता है सेविंग्स. और ये सेविंग्स हम क्यों करते हैं? क्योंकि कल उठ के कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है. अगर कल उठ के आपको कोई बड़ा कोर्स करना है, प्रोफेशनल कोर्स करना है, उसकी फ़ीस पे करनी है, कभी भी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, कभी माँ बाप बोलते हैं कि बच्चों की शादी के लिए बचाना है, कोई अपने फ्यूचर के लिए बचाता है कि जब हम रिटायर हो जाएंगे और हमारी अर्निंग नहीं रहेगी तब ये पैसे काम आएंगे. कारण कोई भी हो सकता है, आपकी ज़रूरत कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि हम हमारी इनकम का एक हिस्सा जो है सेव करें, साइड में रखें. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज़ योर टोटल इनकम, ठीक है, तो अब इसमें से जो रेड वाला हिस्सा है ना, वो हमने खर्चा किया है कंजम्पशन पे. अब चाहे आप खाना पीना, कपड़े, फीस, कोई भी चीज़ ले लो. बाकी का जो ऑरेंज वाला हिस्सा है वो हमने क्या किया है, साइड में निकाल कर रख दिया है.
और ये क्या है? तो ये हमारी सेविंग्स है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट पढ़ेंगे वो है इन्वेस्टमेंट। अब ज़्यादातर बच्चे है ना सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में कंफ्यूज हो जाता है। बहुत इजी तरीके से अगर इसको याद रखना हो तो सेविंग्स पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अगर मैं बैंक अकाउंट में पैसा रखूंगी, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट हो, रिकरिंग डिपॉजिट हो, लेकिन अगर आप वहाँ पे पैसे रखते हो तो क्या मिलता है? यस, इंटरेस्ट मिलता है। जबकि इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न्स मिलते हैं, जिसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स है, शेयर्स है, राइट, गोल्ड है या फिर प्रॉपर्टी है, लोग इन पे इन्वेस्ट करते हैं। कम प्राइस पे खरीद कर ज़्यादा प्राइस पे बेचने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स थ्रू मोबिलाइजेशन। हाँ, मोबिलाइजेशन मतलब क्या? एक चीज का मूवमेंट। आप यहाँ पे क्या मोबिलाइज कर रहे हो? तो आपके पैसे को मोबिलाइज कर रहे हो। आपकी जो इनकम है उसमें से एक हिस्सा अलग अलग जगह पर आप इन्वेस्ट करते हो। जैसे कुछ पैसे हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी में, कुछ गोल्ड में, कुछ बॉन्ड्स में। हम ये इन्वेस्टमेंट जो करते हैं अलग अलग जगह पे, इसको कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स। एंड व्हाई डू वी डू दिस? ऑब्वियसली सो दैट वी कैन क्रिएट more capital assets or more stock of capital. Whatever we earn in the form of returns on investment, that adds up to our existing stock of capital. For example, machinery and equipment. Now, if you are a factory owner and you purchase land, machinery, technology so that you can carry out production process, do we consider this as an expense? No, because out of that machinery, technology, and land, you are going to earn some returns. बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे अगर मैंने एक कार खरीदी, ठीक है, अब ये कार जब मैंने अगर खरीदी खुद के लिए, मुझे घूमने जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, तो उसके लिए मैंने एक कार खरीदी। तो अब ये एक एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मुझे पेट्रोल, डीजल, पार्किंग, मेंटेनेंस, ये सारा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन वही कार अगर मैं खरीदूं सो दैट उसको मैं ओला, उबेर ऐसे जो ड्राइवर्स हैं उनको दे सकूं, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि वो कार मुझे अब कमा कर दे रही है ना। इट इज गिविंग मी सम और द अदर रिटर्न्स। दिस इज इन्वेस्टमेंट। When you are spending on something so that you can earn returns, it is known as investment. The next is trade cycle. What is a trade cycle? It is the ups and downs in the overall economic situation. Now, every economy has to go through these 4 important phases of trade cycle. और ये 4 important कौन से stages या फिर phases है? Prosperity, ठीक है, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। मैं रिपीट कर रही हूँ, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। नाउ all of the businesses or all of the economies have to go through all these 4 stages of trade cycle. The ups and downs, these 4 stages that we talk about, they are caused because of inflation and depression respectively. What is inflation? Yes, inflation means
द राइज इन द प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी, जब महंगाई बढ़ती है, हर चीज महंगी हो जाती है ना, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और उसका ही उल्टा होता है डिप्रेशन या तो डिफ्लेशन, जब सारी चीजें बहुत ही सस्ती हो जाती है। ठीक है, नाउ सी, दिस डायग्राम शोज एग्जैक्टली द अप्स एंड डाउन्स इन एन इकोनॉमी। यू कैन सी इट इज लाइक अ वेव, है ना? कभी वो ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी वापस ऊपर जा रहा है। दिस इज हाउ इकोनॉमी फंक्शंस. You can also see that depression is when your economy is going down, right? And when your economy is going up, that is known as prosperity. And all these ups and downs that you're seeing is caused because of inflation and depression. The next concept is economic growth. Economic growth is quantitative in nature. Yes, you can calculate economic growth because generally it is measured in monetary terms. Economic growth is increase in the real national income of a country over a long period of time. You can consider national income as one of the indicators of the economic growth or progress of a country. तो अगर मैं कहती हूँ कि इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ गई है, दैट मीन्स इंडिया इज ग्रोइंग एंड डेवलपिंग. ओके, अगर मैं कहूँ कि इंडिया की नेशनल इनकम कम हो गई है, इसका मतलब इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है और वो नीचे आ गया है. And this happens over a long period of time. There is no shortcut or magic to economic growth. It needs continuous efforts, continuous good policies from the government, and lot of changes in the infrastructure and the overall lookout of a country, and only then can we achieve economic growth. That is why it takes long period of time to achieve this growth. The next is economic development. Now generally people get confused between economic growth and development. We will be doing a distinguish in the last video so that we do not get confused between these concepts. Now, if I talk about economic development, remember it is qualitative in nature. It is not at all quantitative but qualitative in nature. Okay? It means economic growth and certain changes that determine the well being of the people. Yes, economic development does not look after money. It is not bothered about the monetary growth, but it is more concerned whether the people in a country are happy, whether they are getting all the basic necessities, whether they're getting freedom, right of choice, and so on. Economic development does not concentrate on monetary terms. It only looks after the well being of the citizens of a country. I hope all the macroeconomic concepts that we have done here are clear. Yes, these are very small concepts, but they are equally important because these concepts, these words might repeat in the further chapters. So it is very important that we keep them very clear and we understand the basics so that कल उठ के जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ो तो ये concepts आपके लिए clear हो, right?